तो क्या ये पावर ऑफ वर्ड्स हमारे आने वाले जर्नी को डिफाइन करते हैं? पर उसे वो कंडीशन को फाइब्रोमायाल्जिया कहते हैं। तो आपके पूरे शरीर में ऐसे लगेगा कि किसी ने आपको मार के छोड़ दिया, तो पूरे अंग में, बदन में दर्द होना कूट कूट के, तो इस तरह की बीमारी। मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर यू? तो इसीलिए जो एंगर, फियर, गिल्ट, ग्रीड, हेट, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर यही तरीके का लोअर लेवल वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप डर में, अंधेरे में जीते हो, लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज में जीते हो। जो पूरा ट्रैवल आपने पूरे दिन में किया, या स्टार्टिंग जो सबसे पहले आपने डे जहाँ से शुरू किया था अपना, वहाँ से लेकर अभी तक, व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट? गहरा आपके अंदर जो कोई चोट लगा हुआ हो या कोई चीज़ एड्रेस ना हुआ हो, चाहे वो हेल्थ के इशू में हो, रिलेशनशिप के इशू में हो, ये एड्रेस हो जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब का मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेशन नहीं है या है? मुझे ये जानना है आपसे, यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं? तो ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी पल आते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या किसी पल पे हमें ऐसे अफसोस होता है, या किसी चीज़ का बड़ा दुख होता है कि ये हमारे पास अब नहीं है, या कोई चीज़ खो गया हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियस ब्रेन एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस ब्रेन या फिर माइंड। राइट। नमस्कार। माइक्रो या मैक्रो किसी भी लेवल पे अगर आप देखोगे तो हम बहुत सारी मेंटल इश्यूज से डील कर रहे होते हैं एक टाइम पे, एंड जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है कि इसके बाद हमको अपनी लाइफ की जर्नी कैसे फॉरवर्ड लेकर जानी है, या हम कहीं मेंटल ब्लॉक से डील कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि कोई ऐसा गाइडेंस मिले एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जिसके थ्रू हम अपनी जर्नी को और ज़्यादा मोटिवेट होकर आगे बढ़ा पाएँ। सो इसी जर्नी में आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर लक्ष्मी अजॉय, एंड शी इज़ अ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट, and she has been awarded with multiple national and international awards like International Peace Award, भारतीय नारी प्रतिभा सम्मान, भारत गौरव सम्मान, और ऐसे बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छे अच्छे अवार्ड्स अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग NGOs और अलग अलग संस्थानों द्वारा। इसी के साथ इन्होंने अपनी 3 बुक्स भी ऑथर्ड की हैं और अपनी 4th बुक पर काम कर रही हैं। एंड साथ में अगर मैं अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे तो शी हैज़ बीन फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सारे मेंटल ब्लॉक्स और मेंटल सेटबैक से डील किया है, और वो अपने एक्सपीरियंसेस में लाकर आपके साथ आज शेयर करने वाली हैं, जिसके थ्रू आप भी अपने लाइफ से रिलेट करके एंड इनकी जर्नी से लर्न करने के बाद अपनी लाइफ में जब इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल फाइंड अ वे through your mental blocks. You'll find your own way. So in this podcast, we have discussed 5 different steps, 5 levels of healing your subconscious mind and training your brain. Why are we attracted towards the negative or toxic relationships? इस तरीके के तमाम टॉपिक्स के ऊपर बातचीत की गई है, एंड आई होप आप सभी को ये बातचीत बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो लेट्स मूव टू द पॉडकास्ट। डॉक्टर लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट आशुतोष के एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आप बताइए कैसे हो आप? एकदम शानदार, आप कैसी हैं? बहुत बहुत बढ़िया। हीलिंग की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा खासा आपके पास पास्ट है जिसको आपने हील किया है, उसके बाद आपके पास इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, यू बिगिन टू नो योर सेल्फ, एक्सप्लोर मोर इनटू द हीलिंग। तो आई वुड like to know your journey जहाँ से आपने शुरू किया था, बिल्कुल, and I know you have came across various setbacks, है ना? तो पूरी जर्नी आप एक बार प्लीज़ अगर एक्सप्लेन करें अपनी। तो हीलिंग की बात करूँ तो हीलिंग की जर्नी बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस तो आना ज़रूरी ही है। बचपन से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मेरे नाना जी जो है उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था हीलिंग के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज में आती गई तो मेरा इसके ऊपर का जो विश्वास है वो और गहरा होता गया। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरी तरह से मेरे लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गया, हम कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जब शादी हुई तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मेरी खुद की पहचान कि मैं नौकरी नहीं कर पा रही थी फैमिली कंडीशंस के हिसाब से, और मेरी जो इन लॉज है वो कलकत्ता में रहते थे, तो शहर का बदलाव, तो अपने लोगों से मिलना जुलना इतना नहीं हो पाता था, उन लोगों के साथ कनेक्शन भी कम हो गया था। तो इसमें मेरी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगी थी, मैं कमा नहीं रही थी तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ने लगी थी, और धीरे धीरे मुझे ऐसे लग रहा था कि लोगों के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी बाधाएं आ गई।
हेल्थ उसकी वजह से मुझे डेटीरिएट होने लगा। मुझे ऐसे लग रहा कि मेरी पहचान, मेरा जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दबे जा रहा था, तो मैं उस चीज़ को भी बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस मुझ पे आने लगे। इसके बीच में मेरा एक एक्सीडेंट भी हो गया, जिसकी वजह से मैं 1 साल तक बेड रिडन भी हो गई थी। तो इसमें जो बीमारियां हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून कंडीशंस, जैसे कि विटिलिगो यानी कि वाइट पैचेस ऑफ द स्किन, फाइब्रोमायल्जिया जैसे कि आपके पूरे शरीर में ऐसा गहरा दर्द जैसे कि किसी ने आपको मार पीट के छोड़ दिया हो, विदाउट एनी पेन, मतलब कुछ मतलब किसी ने बाहर से कोई चोटें नहीं है, पर उसे वो कंडीशन को फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं। तो आपके पूरे शरीर में ऐसे लगेगा कि किसी ने आपको मार के छोड़ दिया, तो पूरे अंग में, बदन में दर्द होना कूट कूट के, तो इस तरह की बीमारी। तीसरा जो है, मैं कह सकती हूँ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि मैं पानी भी पीती थी तो मुझे लूज मोशंस हो जाते थे। इसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बहुत ही गहरे लेवल का, 14 साल तक मैं इससे सफ़र करती रही। उसके बाद आता है मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जो जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ ही में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ग्रेड 1 हो गया था मुझे, जिसकी वजह से मैं बेड रिडन हो गई थी 1 साल तक। तो ये तो कुछ चनी बीमारियां हैं, जिसके वजह से मैं, मतलब लो ब्लड प्रेशर भी साथ में हो गया था, माइग्रेन्स भी हो गया था, हाइपर एसिडिटी, मतलब मैं छोटा सा एक चाट भी खा लूँ ना तो एसिडिटी हो जाती थी। तो इस तरह की कंटिन्यूस बीमारियों की वजह से मैं दिन के 18 गोलियां खाती थी, और मेरा जो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर लेवल पे मतलब ब्रेक ही आ गया था। हम कह सकते हैं कि मैं खुद को, खुद की पहचान को पूरी तरह से भुला चुकी थी। और एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था। और उस वक्त सुसाइड ना करने का सिर्फ एक ही वजह था, मेरी छोटी बेटी जो सिर्फ 3 या 4 साल की थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जीना है तो सिर्फ इसके लिए जीना है। तो दोनों ही बार जब मैंने अटेम्प्ट करना चाहा, सिर्फ वो एक सोच है जिसने मुझे पीछे रोक लिया था कि मेरी बेटी है जिसके लिए मुझे जीना है। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन था कि या फिर मैं अपने लाइफ को सुधारूं, या फिर मैं यही ब्रूडिंग, कंप्लेंट्स, दवाइयों में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दूं। कम से कम 28-29 की रही होंगी मैं, 28-29 साल की, जब मेरी इतनी सारी बीमारियों की वजह से मुझे ऐसे लगता था कि मैं 70 साल की हो चुकी, मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बचा है। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे, सबसे पहला जो मोडालिटी है वो रेकी सीखा मैंने। उसके बाद फिर और भी मोडालिटीज़ मेरे लाइफ से जुड़ते गए, चाहे साउंड हीलिंग हो, एफर्मेशंस हो, ग्रैटिट्यूड हो, रेकी के साथ साथ मैंने टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग थेरेपी, चक्रा क्लेंजिंग एंड बैलेंसिंग, क्रिस्टल हीलिंग, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ऐसे एक एक करके कड़ियाँ जोड़ती गई। और जैसे जैसे मैंने इन सब चीज़ों को, हीलिंग मोडालिटीज़ को डिस्कवर किया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा जो है एक ट्रेजर हाउस बन गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ मैं पूरी तरह से हील हो पाई, आज के दिन पे मैं और लोगों को भी सपोर्ट कर पा रही हूँ, जहाँ पे मेरे ज़िंदगी के साथ साथ उनके लाइफ को भी बेटर होते हुए मैंने देखा है। अब मेरे चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे मेरे एस्पिरेशंस हो करियर के, चाहे वो मेरे हेल्थ हो कि मैं बिल्कुल बेड रिडन से लेकर के 12 ज्योतिर्लिंग किया है, 4 धाम किया है, अमरनाथ यात्रा किया है, कैलाश मानसरोवर किया है, हर साल मैं ट्रैक्स जाती रहती हूँ, इस साल मैं एवरेस्ट बेस कैंप भी जा रही हूँ। तो इस तरह के नए नए जो चीज़ें हैं वो मेरे लाइफ में अनफोल्ड होते गए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बनते गए, हीलिंग होते गया, लोग मुझसे जुड़ते गए, कनेक्शंस बनने लगा। जो लोग मुझे एक टाइम पे बिल्कुल साइड में रखते थे, आज वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे इस जर्नी को। और सबके साथ मेरा, चाहे रिलेशनशिप एरिया में हो, करियर के एरिया में हो, फिनेंसेस के एरिया में हो, हेल्थ के एरिया में हो, हर जगह पे मैं कह सकती हूँ कि मैं फ्लरिश ही करते हुए अपने आप को पा रही हूँ। थोड़ा सा अपने बुक्स के बारे में भी प्लीज़ बताइए। 3 बुक्स लिखे हैं मैंने, और इसके साथ साथ 25+ मेरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का एंथोलॉजीज रहा है। लेकिन ये जो 3 बुक्स है मेरे लिए बहुत ख़ास है। जो पहला बुक है वो सेल्फ हेल्प बुक है, जिसका टाइटल है द क्वांटम हीलिंग सिस्टम, फाइंडिंग द इनर पीस एंड जॉय विद सेल्फ लव। तो फिर से ये दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि खुद से प्यार करना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे सेल्फिश नहीं, सेल्फ इश्क कहते हैं।
ठीक है, तो सेल्फिश नहीं, आप सिर्फ क्यों ऐड कर लो, सेल्फ इश्क कहते हैं। और जो दूसरा बुक है वो मैंने अपनी छोटी बेटी जो 9 साल की थी उस टाइम पे उसके साथ लिखा है, जो हमारे मॉरल लेसन्स, वैल्यूज़, कल्चरल इंटेग्रिटीज़ जैसे हैप्पीनेस हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, हेल्पफुलनेस हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारे एरियाज़ पे अलग अलग स्टोरीज़ लिखे हैं हमने। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ स्टोरीज़ है। और तीसरा जो बुक है वो बहुत ही खास है मेरे लिए। मेरे को भी बहुत स्पेशल लगा था वो व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू ना, वो थर्ड बुक। वो जो बुक है इट इज़ कॉल्ड फ्रॉम कार टू की, द बायोग्राफी ऑफ अ ट्रांसजेंडर वुमन। ये भी अमेजॉन बेस्टसेलर रैंक पे आता है, जो एक रियल लाइफ स्टोरी है एक ट्रांसजेंडर वुमन के ऊपर। उनके लाइफ के बारे में जब मैंने सीखा तो मैंने ये समझा कि मेरी लाइफ तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और उसके बावजूद भी जिस तरह से, जिस हैप्पीनेस के साथ, जितनी ऊर्जा के साथ ये अपनी ज़िंदगी आज के दिन पे जी रही है, शी इज़ अ रियल इंस्पिरेशन। तो ये थर्ड बुक जो है ये मेरे लिए सबसे खास इसीलिए है क्योंकि ये बुक डेडिकेशन मेरे लिए नहीं है, इनके लिए है जिनका नाम है दीपिका नायडू। शी इज़ द हीरो ऑफ माई स्टोरी। सो वेलकम टू द शो। मुझे लगता है इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद और मुझे मज़ा आएगा, आगे कॉन्वर्सेशन हमारी और अच्छी होने वाली है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ लाइफ में कि हम हमेशा नेगेटिव या टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं अपनी लाइफ में? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे सेट पैटर्न्स होते हैं कि जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे करनी वैसी भरनी, तो हम जैसे सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारे साथ अनुभव में आने लगता है रियलिटी में। तो जब तक हम इस चीज़ को पूरी तरह से कॉन्शियसली हटा नहीं देते हैं तब तक चीज़ें हमारे लिए सही नहीं होंगी। आप उसी तरह के पैटर्न्स को दोबारा बार बार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते रहोगे जब तक आपने कॉन्शियसली लेवल पे आपके सबकॉन्शियस को चेंज नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ना, जब हम अपनी लाइफ में होते हैं और अपने फ्यूचर प्रोग्रेशंस के बारे में सोच रहे होते हैं, किस तरीके से हमारी ट्रेजेक्टरी रहने वाली है, उस बीच में हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, राइट? हम कुछ अपने ऐसे अफर्मेशंस भी करते हैं जो नेगेटिव है हमारे लिए, इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो क्या ये पावर ऑफ वर्ड्स हमारे आने वाले जर्नी को डिफाइन करते हैं कुछ हद तक? बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि साउंड हीलिंग अपने आप में एक मोडालिटी है, बट साउंड हीलिंग सिर्फ आवाज़ों से नहीं, हमारे शब्द से भी आते हैं, हमारी बोली से भी आते हैं। हम जिस तरह के थॉट्स हैं वो भी एक तरीके का लैंग्वेज ही है, वो भी एक तरीके का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम इन्वर्टेड कॉन्शियसनेस स्पेक्ट्रम के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे अगर आप जंगल में हो और एक न्यू मून का यानी कि अमावस्या की रात है और आपके हाथ पे कोई टॉर्च लाइट कुछ भी नहीं है, और आप हर कदम रखने से पहले आप डरोगे, अंदर से कांपोगे, सोचोगे कि पता नहीं क्या है, बिच्छू काट लेगा, सांप काट सकता है, कोई शेर आ जाए कहीं से, कुछ भी डर लग सकता है आपको। लेकिन यही अगर आपके हाथ में एक टॉर्च आ जाता है तो आप देखते हो कि रोशनी थोड़ी थोड़ी फैल रही है और थोड़ा सा आपका डर जो है ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। और अभी आपके हाथ में मोबाइल का टॉर्च लाइट है जो उससे भी थोड़ा और पावरफुल है, तो आप देख रहे हो कि 3-4 फीट की दूरी तक आप देख पा रहे हो, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ने लगता है। और समझो अभी आपके पास एक ट्यूबलाइट आ गया तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। एक स्पॉटलाइट ऊपर से दिखा रहा है जो काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब समझो कि ये रात खत्म हो गई और सवेरा आ गया, आप देख रहे हो चारों तरफ हरियाली है, ओस की बूंदें हैं, सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे से निकल रही है, तो आपको बड़ा सुकून वाला एहसास होता है। तो ये इसी तरह से आपके सोच, साउंड्स, वर्ड्स, हर चीज़ मैटर करता है। तो इसीलिए जो एंगर, फियर, गिल्ट, ग्रीड, हेट, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं आपके अंदर यही तरीके का लोअर लेवल वाइब्रेशंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आप डर में, अंधेरे में जीते हो, लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज में जीते हो। और जितना आप खुलते जाते हो टुवर्ड्स लव, एक्सेप्टेंस, ग्रैटिट्यूड, गिविंग, एक्सचेंज, हैप्पीनेस, तो इसमें आपका जो है एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे रोशनी जो है, हमने तो अभी बाहर का एग्जाम्पल दिया, आप यही चीज़ समझो कि आपके अंदर की दुनिया की रोशनी जलने लगेगी और आप एक हायर लेवल ऑफ ब्लिस की तरफ बढ़ते जाओगे, और वही है आपकी ज़िंदगी की रियल मीनिंग,
जो आप डिस्कवर कर सकते हो विद द पावर ऑफ राइट वर्ड्स, जो सिर्फ आपकी बोली में नहीं, आपके सोच में, आपके इमोशंस में भी होना चाहिए। जो पूरा ट्रैवल आपने पूरे दिन में किया, या स्टार्टिंग जो सबसे पहले आपने डे जहाँ से शुरू किया था अपना, वहाँ से लेकर अभी तक, व्हाट इज योर बेस्ट मोमेंट? मैं बिलीव करती हूँ कि लिविंग इन द मोमेंट। तो अभी मैं अगर बेस्ट मोमेंट कहूँ तो ये अब वाला जो पल है, जब आप सवाल पूछ रहे हो मैं जवाब दे रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे बढ़िया पल है। ये शानदार सबसे बेस्ट मोमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि आप पास्ट में या फ्यूचर में जियोगे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये जो मोमेंट हम जी रहे हैं, इसका अनुभव हम पूरी तरह से अपने जहन में उतारते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बढ़िया रहता है, बिकॉज यू आर लिविंग इन द मोमेंट। और वो मेरे लिए, और शायद हर इंसान के लिए होना भी चाहिए, कि ये सबसे बढ़िया मोमेंट होना चाहिए, ताकि ना आगे ना पीछे कोई रिग्रेट्स बचे। ओके, सो अगर बात करें ना, क्योंकि यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट 14 साल का एक्सपीरियंस आपने, इतने सारे बुक्स को ऑथर किया है, इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स। मैं सिंपल एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ फॉर यू? लाइफ, एक बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने एक्चुअली। लाइफ का जो असली मतलब है या जो गहराई है, इसका जो रहस्य है, हम इसे हर पल में अनफोल्ड करते रहते हैं। नई चीजें हमारे लिए खुलते जाते हैं, नए रास्ते, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए आते जाते हैं। हम क्या चीज लेते हैं, किस चीज का अनुभव हमारे पास रखते हैं, किस चीज को हम छोड़ देते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है या चाहिए नहीं चाहिए, तो ये डिटरमाइन करता है कि हमारा आगे का रास्ता कैसे होगा। तो एक चीज मैंने जाना है जिंदगी के दौर में, कि जिस चीज का भी अनुभव आपके जिंदगी में आ रहा है, उस चीज को बस आप जीते जाओ, कोई रिग्रेट्स नहीं होना चाहिए। आपने चाहे कोई डिसीजन गलत ही क्यों ना लिया हो, वो आपके लिए कोई नया रास्ता खोल करके देगा, और उसे जीना, उस चीज को, उस पल को, उस डिसीजन को जो आपने उस वक्त में लिया है, वो आपके लिए शायद सही था, इसीलिए आपने वो डिसीजन लिया है। ये जानते हुए जब आप आगे का रास्ता तय करोगे, तो आप जान पाओगे कि ये रास्ता जो है अपने आप ही खूबसूरत बनता जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने पास्ट में या किसी रिग्रेट पे जी रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट में या फ्यूचर में ही जी रहे हो। अगर हालात के, मतलब अगर एक एग्जाम्पल के दौर पे मैं बताऊं, तो आप जैसे अगर ऑफिस गोअर्स होते हैं, तो सुबह में उठ के ये जानते हैं कि यार 9 बजे का मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कि आप नाश्ता कर रहे हो, चाय पी रहे हो। उस चुस्की का या उस स्वाद का मतलब मजा ना लेते हुए आप आगे के पल का सोच रहे हो। या फिर आपको बॉस ने समझो डांट दिया ऑफिस में, तो शाम को जैसे आप ट्रैवल बैक कर रहे हो, आप शायद एक किताब पढ़ सकते थे या बाहर का नजारा देख करके उसका अनुभव ले सकते थे। ये छोड़ करके आपको जो बॉस ने डांट लगा दिया, उसके बारे में सोचते हुए आप अपना वक्त और बाहर की खूबसूरती का नजारा को गवा रहे हो। तो जिंदगी का जो कॉन्सेप्ट, ये मैंने बहुत पहले से नहीं सीखा, बट जिंदगी ने मुझे जैसे सिखा दिया, इसमें मैंने ये जाना कि आप चाहे कोई भी डिसीजन लो, पास्ट का, प्रेजेंट का, जैसे भी हो, सिर्फ एक चीज होना चाहिए कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे आपके लिए जिंदगी तय था, लिखना या होना तय था, तो वो हो रहा है आपके साथ। ये आप ही के डिसीजन से, आप ही के चॉइसेस से आया हुआ डिसीजन है। तो इसके ऊपर अगर आप अफसोस करोगे तो जिंदगी आपके लिए बहुत कुछ खास अनुभव नहीं देगी। लेकिन अगर आप कोई गलती भी हो जाती है, उससे अगर आप ये सोच लेते हो कि ये पल गलती भले ही मुझसे हुई है, इसके आगे मैं ख्याल रखूंगा कि दोबारा ये गलती ना हो, तो वो चीज मेरे लिए एक ज्यादा खूबसूरत अनुभव दे करके जाएगी। तो जिंदगी को जीने का तरीका मैंने इसी तरह से सीखा, और मैं ऐसे ही मानती हूँ कि You believe in this, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? नहीं, because you are dealing with past life regressions also. You are coming from that. हाँ, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट तो मैं हूँ ही, Right. लेकिन साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी कि अब जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस जिंदगी है, जिसके बारे में मैं जान पा रही हूँ, जिसका अनुभव मैं इस पल में ले पा Now we are getting deeper into the conversation. राइट। क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हो, तो वो आपके लिए 1-1.5-2 घंटे का अनुभव रहता है, जो उस वक्त के लिए रहता है आपके साथ। हाँ, बहुत सारे आपके पास ट्रॉमा को या कोई ऐसे गहरा आपके अंदर जो कोई चोट लगा हुआ हो या कोई चीज एड्रेस ना हुआ हो, चाहे वो हेल्थ के इशू में हो, रिलेशनशिप के इशू में हो, ये एड्रेस हो जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। लेकिन आप उसे हमेशा नहीं जी रहे हो। आपका ये कॉन्शियस लाइफ जो आप जी रहे हो, वो अब का लाइफ है, इस वक्त का लाइफ है। तो आपको जीना है इसी वक्त पे। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये एक थेरेपी है। दवाई आप पूरा दिन खा के जी नहीं सकते हो। अपनी पूरी जिंदगी को
आप खाना ही, हवा, बाहर का जो पंच तत्व होता है, यही नेचर है जो आपको पालता है। दवाइयों पे आप जी नहीं सकते हो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ थेरेपी, इट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ। सो आपको जीना इसी वक्त पे है। So this is the moment, and you should enjoy this moment to the fullest, बिल्कुल right? बिल्कुल। ओके, सो मानवता की सारे सभ्यता के जितने इतिहास हमारे पास मौजूद हैं उससे लेकर अभी तक, अगर आप एक चीज़ हम अगर टटोलते हैं तो एक छोटा सा रिजल्ट अगर आता है, बहुत कॉमन सा रिजल्ट है कि कुछ दो तरफ लोग हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके कुछ एम्बिशंस हैं और उनको वो उनमें से कुछ नहीं मिला है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके अपने कुछ एम्बिशंस हैं और उनको सब कुछ मिल गया है। राइट। सो एक तरफ हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है, एक तरफ हैं जिन्होंने अचीव नहीं किया है। बट एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के पास है, वो है एंजाइटी। करेक्ट। राइट। सो जिन्होंने अचीव कर लिया है उनके पास भी एंजाइटी है, उनके पास भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंड जिन्होंने नहीं किया उनके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो मतलब कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब का मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेशन नहीं है, या है? मुझे ये जानना है आपसे, यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड जो भी चीजें हम फेस करते हैं? राइट। तो हर चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाइफ की चॉइसेस होती है कि हम क्या चीज़ को कॉन्शियसली चॉइस करते हैं। अगर आप कहो कि भाई दुकान में जाकर के आपने कह दिया कि 1 किलो भाव से मुझे हैप्पीनेस दे देना, तो कोई नहीं दे सकता। ये आपके चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप क्या महसूस करना प्रेफर करते हो उस मोमेंट पे, मतलब क्या पसंद करते हो, आप क्या चाहते हो इस मोमेंट से, क्या लेना चाह रहे हो अपने अंदर, क्या महसूस करना चाह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो एंजाइटी, डिप्रेशन जो है ये एक नॉर्मल इमोशन है हमारे अंदर। जैसे अच्छे इमोशंस होते हैं खुशियों का, कभी ऐसे होता है कि सुकून वाला, कभी आरामदायक। तो ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे भी पल आते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या किसी पल पे हमें ऐसे अफसोस होता है, या किसी चीज़ का बड़ा दुख होता है कि ये हमारे पास अब नहीं है, या कोई चीज़ खो गया हो, उस चीज़ का ग्रीफ होता है, सॉरो होता है। इसी तरह से अगर कोई चीज़ होने वाला है, इसका जब एंटिसिपेशन होता है, तो जैसे एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, जैसे कि आप एग्जाम्स दे रहे हो, कोई इंटरव्यू दे रहे हो, या अगर आप कोई पॉडकास्ट ही शूट करने वाले हो, तो वो होता है कि एक एंजाइटी होना बड़ा नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल लेवल तक, जैसे एक जितना वो आप कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोल जैसे कहूँगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन है या काफ़ी स्ट्रॉन्ग शब्द है, तो मैं इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना चाहूँगी। हम ये कह सकते हैं इसे मैनेज करना, इसीलिए मैनेजमेंट जो शब्द है ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, MBA वगैरह ये कॉमन हुआ है क्योंकि मैनेजमेंट इज द की। तो जब तक आप इसे मैनेज आसानी से कर पा रहे हो, आप इसे हैंडल कर पा रहे हो, तब तक ये आपके लिए सही तरीके से, एवरीथिंग इन लिमिट इज गुड। तो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा जो है वो अमृत भी जहर बन जाता है। तो कोई भी चीज का एक्सेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो जो कहते हैं ना कि आपका निर्वाणा की स्थिति, जब आप, जो सेंट्स होते हैं, मंक्स होते हैं, बुद्धिस्ट मंक्स देखा होगा, या साधु सन्यासी जो हिमालय की चोटी पर तपस्या करते हैं, ऐसे भी लोग मैंने साधु सन्यासी देखे हैं जहाँ पे, मैं बर्फीले पहाड़ बहुत ज़्यादा जाती रहती हूँ, आपको बताया मैंने। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि हम यहाँ पे जैकेट, मतलब स्वेटर, विंड शीटर सब कुछ डाल करके फिर भी ठंडी के मारे काँप रहे हैं, और वहाँ पे एक साधारण सा लंगोट पहने हुए खाली बदन वो वहाँ पे बैठ के जाप कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है अपने पहाड़ों के एक्सपीरियंसेस में, और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज जो वो कहते हैं ना कि ये सबसे परे हैं। उस स्थिति पे आना एक नॉर्मल आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ये सब जो चीज है वो माइंड का ही खेल है। तो सारे जो इमोशंस है ना, जब तक हम इसे अच्छी तरह से मैनेज करना जान पाते हैं या मैनेज करना इसे समझ लेते हैं, ये भी एक आर्ट होता है, एक टेक्निक होता है जो हर इंसान सीख सकता है, समझ सकता है, और अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकता है इस अनुभव से। अगर ये जान लेगा तो उसकी जिंदगी उसके लिए सेट है। तो एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करना, या पेन एक्सपीरियंस करना, या ग्रीफ एक्सपीरियंस करना, या एंगर एक्सपीरियंस करना, या पैनिक अटैक्स होना, ये नॉर्मल है।
पर एक हद तक अगर ये कंटिन्यूड लेवल तक रहेगा तो ये फिर मुश्किल हो जाता है। मतलब ये भी माना जाता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हर कोई जो आपका इमोशन है वो 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकेंड से लेकर के बहुत ज्यादा जो गहरा इमोशन है वो 4 मिनट तक रहता है। इसके ऊपर जो भी आपका इमोशन का एक्सप्रेशन होता है वो उसी चीज का एक रिकॉर्डिंग होता है, यानी कि ये वापस आपका रिवाइंड होकर के दोबारा प्ले होता है। थोड़ा सा माइंड को समझते हैं। आई मीन जितनी सारी बातें आपने बताई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा माइंड को समझना इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि ये जो जितने सारे ट्रेड्स आपने बताए हैं, राइट, वो एक इंसान में आना कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारे जो ब्रेन पावर है या फिर सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल पे एलिवेट हो चुकी है। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज कॉन्शियस ब्रेन एंड व्हाट इज सबकॉन्शियस ब्रेन या फिर माइंड। राइट। तो नॉर्मल इंसान जो रेगुलर आम तौर की जिंदगी जो जी रहा है, इस इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा काम करता है वो है कॉन्शियस ब्रेन। मतलब एक्टिवली इनके लिए काम कर रहा है, जिसके बारे में इन्हें पता है। लेकिन जो मेटा कॉन्शियस या सब कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, ये बैकग्राउंड में तो 80% ज्यादा काम कर रहा है। पर इसका जो है अंदाजा या इस चीज का एहसास उस इंसान को नहीं है। शायद इसीलिए वो टैप नहीं कर पाता है अपने सबकॉन्शियस के रिसोर्सेस को। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस या मेटा कॉन्शियस, जो सबकॉन्शियस है वो एक लेयर कम होता है, मेटा कॉन्शियस में हम एक और गहरा, मतलब एक मेटा जब हम कहते हैं जैसे एक वास्टर, एक वाइडर प्लेन को वो कवर करता है, तो इसीलिए हम मेटा कॉन्शियस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो मेटा कॉन्शियस जो है वो 80% तक आपके सराउंडिंग्स में जो भी कुछ हो रहा है वो अब्जॉर्ब हो रहा है ऑटोमेटिकली, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, एहसास नहीं है। तो इंसान क्या होता है कि नॉर्मली अपने माइंड से कंट्रोल रहता है। वो भी अपने कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल रहता है, और वो हर चीज मानता है जो उसका माइंड जो है उसे कहते जाता है कि ये ऐसे कर वैसे कर। मन बड़ा चंचल होता है, तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते जाता है, बाहर की चीजों से बहुत इजीली इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। और बाहर के तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें तो है ही, चाहे हमारा सोशल मीडिया क्यों ना हो, बाहर कोई और कोई चीज़ कर रहा है उसको देख के हम प्रभावित हो जाते हैं। कोई अपना दोस्त है जो किसी ने नया कोई चीज़ स्टार्ट किया, या किसी के पास नया आईफोन आ गया तो सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। ये वाली जो सोच है, अपना सोच करके नहीं आता है। जब आप मेटा कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इसको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर का रियल पोटेंशियल, रियल जो टैलेंट है, इसे आप टैप कैसे कर सकते हो। अपने अंदर का जो भी क्वालिटी है इसे आप उभर के निखार के कैसे बाहर ला सकते हो। तो ये एक डीपर लेवल पे काम करता है, और इस लेवल पे जब आप काम करने लगते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर आपका जो माइंड है आप पे कंट्रोल नहीं करता है, आपका स्पिरिट या जो सोल है वो आपके लिए अपना लाइफ चलाने लगता है। और ये जब चलाने लगता है तो एक चीज मैं बता दूं, जो स्पिरिट है इसे हम आत्मा कहते हैं, और जो हायर सोल होता है तो उसे हम परमात्मा कहते हैं। तो दोनों में कॉमन अगर आप देखोगे तो ये टर्म आता है आत्मा। जानना ये जरूरी है कि आत्मा और परमात्मा दोनों जो है एक ही चीज होती है। मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, अ पार्ट ऑफ द होल। तो हम उसके बगैर इनकम्प्लीट है और वो हमारे बगैर इनकम्प्लीट है। तो इन अ वे अगर हम देखें तो यही सारी चीज या ऊर्जा या एनर्जी जिसे हम महसूस करते हैं या कहते हैं, जो हमने फिजिक्स में 8वीं क्लास में पढ़ा था कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एनर्जी। और इस ऊर्जा को जब हम समझ लेते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसे ना खत्म किया जा सकता है ना नई तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो इस लेवल के एनर्जी को जब हम समझने लगते हैं और उसे पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं इस तरह से कि वो एनर्जी जो है हमारे लिए पॉजिटिव वे में काम करे, तो हम अपने मेटा कॉन्शियस पे ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज करते हुए हमारे अंदर का जितने भी टैलेंट है, पोटेंशियल्स है, इसे बहुत ही प्यारे तरीके से यूटिलाइज करते हुए हमारे लिए जो भी कुछ एक नॉर्मल इंसान के समझ के परे है वो हम पाना शुरू कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कोचेस आ गए मार्केट में। कोचिंग का जो इंडस्ट्री है बूम होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? दैट इज़ बिकॉज इन कुछ लोगों ने, हैंडफुल जो लोग हैं,
इन्होंने जान लिया है कि इसे अच्छी तरीके से अपने मेटा कॉन्शियस को अच्छी तरीके से हैंडल करते हुए अपने जिंदगी को कैसे संवारना है। जब इन्होंने ये चीज सीक्रेट समझ लिया तो वो सक्सेस के पद पे उठने लगे, हर लेवल पे वो चढ़ने लगे। जब सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं लोग तो ऑटोमेटिकली बाकी जो लोग हैं, पूरी दुनिया जो है उनके भक्त हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम से लेकर बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। एंड यू आर एन एक्सपर्ट इन कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रेनिंग। एंड सबसे पहले यहाँ पे अभी बात करते हैं ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड? तो इसमें जो सबसे प्यारा जो टूल अगर हम कह सकते हैं वो आता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, जिसे बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रखा है। लेकिन अगर हम कहें तो NLP जो है 1960s में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है धीरे धीरे अमेरिका में शुरू हुई थी, बट ये धीरे धीरे अब इंडिया में भी आ गया है। और आजकल तो न्यू कोड NLP, इस तरह के अलग अलग उसके वेरिएशंस भी आने लगे हैं मार्केट में। NLP 2.0, 3.0, ऐसे बहुत सारे लोग अपना अपना प्रोग्राम निकाल करके कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली चीज़ तो एक ही है कि आपके बॉडी में जो है न्यूरॉन्स है, सेल्स है। तो इन न्यूरॉन्स को जब हम एक मैसेज देते हैं तो वो जो मैसेज आप माइंड से दे रहे हो वो आपके लिए उस प्रकार से काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो आप किस तरह का मैसेज दे रहे हो टू दोज न्यूरॉन्स, टू दोज पैटर्न्स, थ्रू योर इमोशंस, थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर फीलिंग्स। सिर्फ ये नहीं कि आपने सोच लिया, आप वो जो सोच आप दे रहे हो उसका आप क्या इमोशंस महसूस कर पा रहे हो अपने जहन में, अपने पूरे बॉडी में, अपने हर सेल में। वो जब ट्रिगर होके आपके लिए काम करने लगता है तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से एक के बाद एक अनफोल्ड करने लगती है। तो ये चीज़ का ट्रेनिंग बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं और काफ़ी आसान है। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको थीसिस या कोई PhD करना होगा। ये बहुत ही आसान तरीके से 3 से 4 महीने में सीखा जा सकता है, इनफैक्ट उससे भी कम में। लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि ताकि पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए समझ आ जाए क्लैरिटी के साथ। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो चेंजेस है वो शुरुआत में ही दिखने लग जाएंगे, हफ्ता 10 दिन के अंदर ही। पर आप जैसे वो पूरे प्रोग्राम में जाते हैं 3 से 4 महीने का, इसमें आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को और आपके स्पिरिट को हर लेवल पे आप बैलेंस करके पूरी तरह से अलाइन इस तरह से कर पाओगे कि चीज़ें अपने आप ही पॉजिटिवली आपके लिए बदलने लगती। कुछ 1-2 प्रैक्टिसेस अगर आप इसमें से शेयर कर पाएं जो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हम मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आता है, चाहे वो क्लाइंट हो या स्टूडेंट हो या पेशेंट हो, जो पेट्रन है, जो भी है, उनसे हम एक चीज़ ज़रूर कहते हैं और वो है प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ओके। तो क्यों ग्रैटिट्यूड? बिकॉज और लोग कहेंगे कि किस चीज़ का ग्रैटिट्यूड दूँ, तो मैं कहती हूँ आपके पास बॉडी के सारे अंग मौजूद हैं, आप जिंदा हो, सांसें ले पा रहे हो, आपका परिवार है, आपका घर है, रोज आज सुबह की रोशनी आपने देख ली, सूरज की रोशनी, मतलब आज का दिन आपने देख लिया, आपको घर में 4 वक्त की रोटी मिल गई, 2 वक्त का रोटी या जो भी है, अब जितना भी टाइम खाना खाते हो, ये मिल गया आपको, तो यू शुड बी ग्रेटफुल। अब जब तक आपको इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है कि आपको दुनिया में सब कुछ दे करके रखा है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है जिसके लिए आप शुक्राना दे सकते हो, उस चीज का आपको एहसास ही नहीं है, तब आप आगे क्या करोगे? तो आप एहसास करो, महसूस करो कि जो भी आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड जरूर देना। शुरुआत जर्नी की वहीं से होती है, बाकी सारे प्रैक्टिसेस तो है ही। तो NLP में सबसे पहले बेसिक चीज ग्रैटिट्यूड से आप लोग शुरुआत करते हो? बिल्कुल करते हैं। मतलब हम ट्रेनिंग में भी जो सबसे पहला ही दिन हम इंट्रोड्यूस ही करते हैं कि आप रोज जो है कम से कम 5 चीज ऐसे लिखना अपने जर्नल में, या कोई डायरी है जिसे आप मेंटेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो अब से मेंटेन करना शुरू कर दो। और जो भी पॉडकास्ट देखेगा या आगे जो भी करेगा उनके लिए भी यही रहेगा कि अगर नहीं है आपके पास बुक तो एक छोटा सा हैंडबुक ही रख लेना, जिसमें सिर्फ आपको रोज 5 ऐसी चीजों का शुक्राना देना है जिसके लिए आप पहले शुक्राना नहीं दे रहे थे, या कोई नई चीज। तो अगर आप देखोगे एट द एंड ऑफ 30 डेज
आपके पास 150 ऐसी चीजें होंगी जिसके लिए आपने शुक्राना दिया है, और आप जब उसे रीड करोगे ना तो आप कहोगे कि यार लाइफ ने मुझे कितना कुछ दिया है। तो इट कुड बी एनीथिंग एज सिंपल एज कि आज मेरे बालकनी में एक गुलाब खिला है, बहुत सुंदर सा गुलाब आज मेरे बालकनी में खिला है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक चिड़िया को अपने घर के बागान से या बरांडे से दाना चुगते हुए देखा, क्योंकि आजकल चिड़िया वैसे भी बहुत कम हो गई है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब आप कनेक्ट होने लगते हो चीजों के साथ, या फिर अगर आप ये कह सकते हो कि मैंने ये देखा कि आज मैंने बहुत दिनों के बाद सुबह सुबह उठ के आज मैंने सूरज को उगते हुए देखा और उसके साथ मैंने अपने पहले चाय की प्याली का मजा लिया, तो ये आपके लिए ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। या अगर आपने बहुत टाइम से आपने माता पिता से बात नहीं किया है और आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आज आपको जा करके उनसे एक कॉल करना है और बोलना है कि मम्मी मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा आज आपसे बात कर लूँ या आपसे मिल के आऊँ। और जब उनकी आवाज़ आती है कि बेटा मैं अभी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, और ये जब सुनने को मिलता है वो सुकून वाला जो कॉन्वर्जेशन है, ये एक चीज़ हो सकता है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। तो शुरुआत जो है वो आपके इमोशन से, कनेक्शन से, चीज़ों से, लोगों के साथ, अनुभवों के साथ, हर पल जो आपके लिए एक नया एहसास दिलाता है, इसके साथ जब आप जुड़ने लगते हो तो आप बैक टू द ग्राउंड आ जाते हो, जहाँ पे आप चीज़ों को महसूस करने लगते हो आसपास में, और उसी से खुशियों का स्टार्ट होता है। मतलब ग्रेटिट्यूड जैसे हम देना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट absorbing things which are around us, we start to notice those things, right? आप बहुत ज्यादा माइंडफुल हो जाते हो। यस, आप माइंडफुल होने लगते हो। और माइंडफुलनेस जो है एक तरीके का आजकल मेडिटेशन में भी काफी पॉपुलर हो रखा है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी आप एक एक्टिविटी ले लो जिसमें आप जो भी आपको पसंद है, चाहे वो क्राफ्ट हो, आर्ट हो, कराटे हो, बॉक्सिंग हो, रनिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, कोई भी चीज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, उसके लिए अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के उस पे अपना पूरा फोकस दे देना, दैट इज माइंडफुलनेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है एनएलपी में, जहाँ पे आप माइंडफुल होने लगते हो कि जो आप चीज कर रहे हो उसे पूरे शिद्दत के साथ कर रहे हो, अपनी दिलो जान लगा करके उसे अनुभव करके, उसका जो अनुभव है, खूबसूरती है, वो अपने जहन में ले करके उसको जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो वो अलग लेवल का सुकून देता है। तो अब जब मैं बात कर रही हूँ तो वो अपने आप ही वो खुशी आते हुए मुझे महसूस हो रही है कि जब आप वो चीज़ कर रहे हो पूरी शिद्दत के साथ तो उस खुशी में आप खो जाते हो, तो वो आपके लिए एक अलग लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या सुकून देता है। तो वो मेरे ख्याल से इज अ टाइप ऑफ एनएलपी ही कह सकते हैं, क्योंकि आप न्यूरॉन्स, लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग, तो किस तरह की भाषा आप दे रहे हो टू द न्यूरॉन्स, टू एवरी सेल इन योर बॉडी, वो आपके लाइफ को प्रोग्राम करता है। एंड जब आप पॉजिटिव लैंग्वेज बोलते हो तो ऑब्वियसली वो आपके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ही लेकर के आएगा। द प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव लाइक दैट। जब हम सबकॉन्शियस हीलिंग की बात करते हैं या फिर मेंटल हीलिंग की बात करते हैं, एंड यू सेड कि डिफरेंट स्टेजेस में हील करना, सो क्या वो स्टेजेस सोल, बॉडी, माइंड ऐसा कुछ है या फिर कुछ अलग है इससे? ओके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो हीलिंग होता है, जिसे हम होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, मैं मानती हूँ कि ये जो हीलिंग है एक 5 लेवल पे आता है। 5 लेवल। ओके। तो जो सबसे पहला एकदम बेसिक लेवल जो हर कोई एड्रेस करता है वो है हमारा फिजिकल लेवल। जो हमारे बाहर का फिजिकल बॉडी, कहीं चोट लग गया तो आप दवाई लगा दी, खांसी आ गई तो थोड़ा सा विक्स लगा लिया, स्टीमिंग कर लिया, दवाई ले ली सर्दी खांसी की जो भी, तो आप फिजिकल लेवल पे उस चीज को हील कर रहे हो। दूसरा लेवल का जो हीलिंग आता है वो है आपका मेंटल हीलिंग। मेंटल लेवल का हीलिंग, मेंटल लेवल का हीलिंग ज्यादातर आपके सोच से बनता है। अब छोटा सा एग्जांपल दे दूं तो एक माँ बीमार है, बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद पता चलता है कि उसको बुखार है, 102 का बुखार रन कर रही है और बहुत थकावट महसूस करते हुए सो जा रही है। 12 बजे को अचानक से उठती है और उसे पता चलता है कि 1 घंटे में तो मेरा बच्चा वापस आने वाला है। तो वो फटाफट से खिचड़ी बना देती है, बच्चा आता है तो स्कूल में उसका कपड़ा वपड़ा बदल के उसको खिचड़ी खिला देती है, तब जाके उसको सुकून मिलता है। तो जो 4 घंटे तक उसे बुखार था वो 2 घंटे में कहाँ चला गया?
वही बुखार तो उसके बाद भी था ना, बट आपने मेंटली ये आपके दिमाग को बता दिया कि नहीं मेरा बच्चा आने वाला है और मेरे बच्चे को खाना खिलाना अब ज्यादा जरूरी है। जब आपने मैसेज दे दिया तो बॉडी जो है अपनी सारी बीमारी को, फिजिकल लेवल से एक लेवल ऊपर होता है आपका मेंटल लेवल, तो मतलब ऊपर इन द सेंस दैट गहरा होता है ऑन द इनर लेवल्स। फिर तीसरा जो लेयर आता है वो है आपका इमोशनल लेवल ऑफ हीलिंग। अब मेंटल और इमोशनल अलग होता है। मेंटल जो है आपके दिमाग के सोच से आता है, इमोशंस जो है वो चीज़ जो है आप महसूस कर पाते हो, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो जैसे हम कहते हैं कि जो आपका थॉट्स है वो एक इलेक्ट्रिक वेव को प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपका जो इमोशंस है वो एक मैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। दोनों का जब ब्लेंड होता है तो दैट इज व्हाट क्रिएट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। ओके, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यस, और तो ये सिर्फ जो है आपके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक अलग अलग से नहीं होता है। तो आपका थॉट्स है वो इलेक्ट्रिक लेवल का वेव्स प्रोड्यूस करता है। आपका जो इमोशंस या फीलिंग्स है जो आप महसूस कर पाते हो, उसके मतलब आपको जो खुशी मिली आपके बच्चे को खाना खिला के, तो एक मन को चैन मिला कि मैंने आज अपने बच्चे को भूखा नहीं मारा, भले ही मैं बीमार थी, भले ही मुझे बुखार आया था, फिर भी मैंने अपने बच्चे को खाना खिलाया। तो वो एक अलग सा एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो आपका इमोशंस को डिटरमाइन करता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो माँ की आधी बीमारी उसी में से ठीक हो जाती है। उसका बुखार जो है शायद 102 से 99 पे भी आ सकता है। तो ये होता है आपका इमोशनल लेवल ऑफ हीलिंग। तो हमारा जो फोर्थ लेयर ऑफ हीलिंग, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, फोर्थ और फिफ्थ लेयर के बारे में, तो फोर्थ लेयर ऑफ हीलिंग जो होता है वो हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग होता है। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन है, लोगों ने ज्यादा शायद सुना नहीं होगा, पर इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका इससे पहले जो आपका फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल का हीलिंग हो जाना जरूरी है। इसमें बहुत सारी चीजें एड्रेस होती है, जैसे कि अगर आपका कोई बचपन का कोई घाव रहा हो या ऐसे पहले का कोई एक्सपीरियंस जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, बार बार वो सोच आपके दिमाग में घूम रहा है, तो आप एक हायर लेवल ऑफ हीलिंग पे नहीं जा पाओगे। तो जरूरी है हर इंसान को ये जानना कि आप जब आपके पहले लेयर, 3 लेयर्स जब आपके हील हो जाएंगे, तभी ही आप इस लेवल ऑफ हीलिंग पर पहुंच पाओगे। तो फिजिकल लेवल, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चोट या बुखार इस तरह का फिजिकल हो भी सकता है, या फिर किसी ने कोई चीज कह दिया तो वो आपको बुरा लग गया, तो इमीडिएटली उस क्षण पे जो लगा वो आपके लिए एक फिजिकल लेवल ऑफ ट्रॉमा ही फिजिकल में आएगा, इमोशनल में नहीं आएगा। वो बाद में आपके मेंटल लेवल पे, क्योंकि किसी ने उस मतलब आप देखो कि जब आप ये किसी ने आपको कुछ कह दिया किसी जगह पर, तो वो प्रेजेंस, वो जगह, वो इंसान, वो सारी चीजों का जो इमेज है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो हर बार आप उस इंसान के बारे में सोचोगे तो वही सोच वापस आएगा। तो वो आपके लिए पहला जो लेयर है वो आपके लिए फिजिकल लेयर ही हो गया। क्योंकि जिस जगह पे, मगर समझो कि आपने बेडरूम में ये झगड़ा आपका हुआ, तो हर बार आप बेडरूम में जाओगे तो उस चीज का जो असर है आपके दिमाग में आएगा। तो ये आपका फिजिकल सराउंडिंग हो गया, जहां पे वो ट्रॉमा फिजिकल लेवल पे आपके अंदर आ रहा है। इसके बाद वो आपके मेंटल लेवल पे आया, क्योंकि आपके दिमाग ने उस चीज को अब्सॉर्ब किया कि इसने मुझे इस जगह पर इस तरह से कहा जिसकी वजह से मुझे ऐसे बुरा लगा या अच्छा नहीं लगा, व्हाटएवर। तो जब ये होता है तो आपके फिजिकल लेवल से ये मेंटल लेवल पे घाव आने लगता है। इसके बाद वो आपके इमोशंस को खाता है कि आपको महसूस होने लगता है कि शायद मैं इस लायक नहीं हूं, इससे कहा तो होगा यही सच होगा। तो जब आप उस चीज को महसूस करके उसे आप शायद सच मानने लगते हो, तो वो आपके इमोशनल लेवल पे वो चोट पहुंच जाती है। तो इसे हील करना मतलब सिर्फ आप बाहर से ही इसे, आपने अगर समझो दोस्ती काट ली उस इंसान के साथ और आपने अपना घर बदल दिया या वो जगह बदल दिया, आपने सोचा कि गार्डन में हुआ तो मैं इस गार्डन में कभी नहीं जाऊंगा वापस, तो आपका फिजिकल स्पेस तो क्लियर हो गया, लेकिन आपके मेंटल और इमोशनल लेयर पे अभी भी ये घाव है। तो इसे भी जब तक आप निकालते नहीं हो तब तक आपका मन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसे समझने के लिए। उसके बाद जब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे से,
तब आप स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग पे जा सकते हो। और स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग वो होता है जब हम हर चीज को एक समान मानने लगते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि तुम नालायक हो, ओके। तो आप मानोगे? नहीं। बार बार कहते रहे, बचपन से कहते रहे कि तुम तो बिल्कुल नालायक हो। बोलते आए हैं वैसे। बोलते हैं, नहीं बोलते होंगे तो भी बहुत सारे लोग तो मान ही लेते हैं कि, या फिर ये कहते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम ये कभी नहीं कर पाओगे, तुम सोचना भी मत ये करने के लिए, तुमसे नहीं हो पाएगा, कहते हैं। और ऑलमोस्ट 90% लोग जो है इस चीज को अपनी सच्चाई करके मान लेते हैं। हो जाता है, ये नॉर्मल, हमने देखा ही है। लेकिन जब आप इसको, मतलब वो आपका फिजिकल लेवल पे आपने ले लिया, वो आपके मेंटल इस पे पहुंच गया, फिर आपके इमोशंस तक वो पहुंच गया, इसीलिए आप उसको फिर अपनी सच्चाई, अपनी पूरी दुनिया मानने लगते हो। यही अगर आपके पास आकर किसी ने ये कह दिया कि आशुतोष आप ना एक एरोप्लेन हो, तो उससे आपको कोई असर पड़ेगा? या आपको आके किसी ने कह दिया कि आप एक किताब हो, तो ये एक इररेलेवेंट सी चीज है, इसका आपका दिमाग जो है हंसते हंसते उड़ा देगा कि यार किताब क्या होता है, मतलब। या फिर आप उसको ऐसे सोचो कि हाँ मैं शायद बहुत नॉलेजेबल हूं, इसीलिए शायद वो मेरी तारीफ ही कर रहा है, एरोप्लेन बोल रहा है तो वो शायद मेरी स्पीड को दिखा रहा है, तो आप उसके उस ट्रेट से अपने आप को कंपेयर करने लगोगे। सही बात है कि नहीं? तो ये चीज क्यों इंपैक्ट कर रहा है जब लोग कह जाते हैं कि तुम नालायक हो? जब मैं ये मानती हूं कि जब कोई आपको ये कह रहा है कि तुम नालायक हो, तो ये उनका परसेप्शन है, जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी सच्चाई नहीं हो जाती। और ये एक बहुत ही सिंपल वे है इसे आइडेंटिफाई करना कि हमारी सच्चाई कोई और कैसे डिटरमाइन कर सकता है। हमारी सच्चाई, हमारी कैपेबिलिटी सिर्फ हम ही हैंडल कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले मुझसे किसी ने कह दिया कि जब मैंने सोचा कि मुझे कैलाश मानसरोवर का ट्रैक करना है, तब तो मैं 1 साल बेड रिडन हुई थी। तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता है तब तक आप कहीं पे ठीक से चल फिर नहीं पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सालों के बाद आपको क्रिपल्ड होना पड़े, किसी सपोर्ट का सहायता से ही आप चल पाओगे, अपने आप से आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब 14 साल हो गए उस बात को, शायद उससे भी ज़्यादा, 2006 की बात है, तो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए अभी उस बात को। और मैंने तो कोई ऑपरेशन अंडरगो नहीं किया है, और मैंने सारे ट्रैक्स भी कर लिए हैं बड़े बड़े लेवल्स पे। इस साल तो मैं एवरेस्ट बेस कैंप भी जा रही हूँ। तो मेरा कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ है, ना कोई सर्जरी हुई है, बस मेरे दिमाग में मैंने सोच लिया है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और ये मैंने अपने बॉडी के हर एक सेल को हर दिन बड़े स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस के साथ, ग्रैटिट्यूड तो मैं करती ही थी कि भगवान ने बहुत कुछ चीना, लेकिन अभी भी मेरा फिजिकल बॉडी इंटैक्ट है। बाहर से देखने में तो मेरा पूरा शरीर है, और इसके लिए मैं शुक्राना देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मेरा बॉडी हील कर रहा है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं परफेक्ट हूँ, और मैं रोज हील होते जा रही हूँ। मेरे शरीर के अंदर इतनी ताकत है कि अपने आप हील हो रहा है। जब ये मैंने बार बार अफर्मेशंस, जो थॉट्स है, वो मैंने अपने आप को फीड करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे जो मेरा पेन है वो कम हो रहा है। फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया, देखा कि योगा और बहुत सारे ऐसे पोजेस है, एक्सरसाइज है, रेगुलर वॉकिंग है, फिजियोथेरेपी थोड़ा बहुत मैंने किया था। इससे मुझे मसल स्ट्रेंथ गेन हुआ। तो जब मसल स्ट्रेंथ के साथ साथ, क्योंकि मैं मेंटली कंटिन्यूअसली अफर्म किए जा रही थी कि मैं ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं ट्रैक कर रही हूँ, इस तरह की सोच, इस तरह का विचार मैंने बार बार अपने दिमाग को देना शुरू किया, तो मेरी बॉडी ने उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरीके से देना शुरू किया। और कुछ दिनों के बाद जो मैं पूरी तरह से बेड रिडन थी, सिर्फ मैं वॉशरूम जाने के लिए या खाना खाने के लिए सिर्फ उठ के बैठती थी, बाकी टाइम सिर्फ सोई पड़ी थी 1 साल तक। वहां से मैंने फिर उठ के चलना फिरना, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, ये सब स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद वो मेरे इमोशंस पे आ गया कि मैं अपने आप को अंदर से और ताकतवर महसूस करने लगी। तो पहले जो कमजोरी हो रही थी वो अब मेरी ताकत बन गई।
और मैं इमोशनल लेवल पे भी हील करने लगी। तो अल्टीमेटली जब मेरा कैलाश मानसरोवर का ट्रैक हुआ, तभी भी मेरा बैक तो ब्रोकन ही था एज पर मेडिकल रिकॉर्ड्स, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पूरी परिक्रमा को पैदल ही कंप्लीट किया विदाउट द हेल्प ऑफ एनी घोड़ा, कच्छर और सपोर्ट। तो ये होता है आपके माइंड का पावर, आपका जो 3 लेयर का जब आपका हीलिंग हो जाता है, कि आप फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे हील हो चुके हो, जहां पे आपकी पूरी, जैसे आसपास के लोगों ने कहा कि तुम्हारी तो एक्सीडेंट हो रखी है, तुम कहां से जा पाओगे, लेकिन बाहर के आवाज को ना सुनते हुए, बाहर के इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस ना होते हुए मैंने ये समझ लिया कि मैं तो पूरी तरह से हील हो चुकी। अब ये तो दुनिया की राय है, उनका परसेप्शन है कि वो क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, पर मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अंदर से मेरी आवाज ने मुझसे कह दिया कि तुम ये कर सकते हो। राइट आपने ये जो 5 लेवल्स की बात की है हीलिंग की, राइट, तो 3 लेवल ऑफ हीलिंग तक मुझे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यू टेल मी कि मैंने इसको गलत समझा है, सही समझा है। मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली वी मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है, हम दोनों गिर जाते हैं, मुझे थोड़ा कम लगता है, उसके थोड़े ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। सो वी बोथ हैव पेन राइट नाउ, ठीक है, फिजिकल बॉडी में पेन लगा हुआ है, अब उसमें घाव हो गया अच्छे से, उसके फ्रैक्चर हो गया, मेरे नहीं हुआ या मुझे हो गया, उसको नहीं हुआ। तो अब अपोजिट सिचुएशन ले लेते हैं, घर पे जाते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि यार तेरे साथ गया था इसलिए ऐसा हो गया, ये गिर गया, राइट। तो वहाँ से फिर इमोशनली भी हमको डैमेज हुआ एंड वो फिर इमोशनल से मेंटल पहले हमको ये बताया गया कि तेरे वजह से ऐसा हुआ है, फिर जब हम उसको सोचने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरे वजह से हो गया ऐसा, फिर वो हमारे इमोशंस में आ गया, तो आप गिल्टी में मानने लगते हो, गिल्ट में आ जाते हैं, राइट। सो ये इस तरीके से काम कर रहा है। बट अब हम इन तीनों लेवल को अगर अचीव कर लेते हैं, उसके बाद के जो 2 लेवल्स हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग और नेक्स्ट 5th लेवल, इन दोनों को मैं थोड़ा और डीपली समझना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो यही सिचुएशन को हम आगे लेते हुए चलते हैं कि आपका बाइक का एक्सीडेंट हो गया। अगर हम इसे पॉजिटिव नजरिए से देखें, कि हम ये सोच सकते हैं कि अब ये एक्सीडेंट होना शायद तय था, इसीलिए हुआ। अब हुआ तो दोनों को ही हुआ, ऐसा नहीं है कि चलो बाइक भले ही आपका दोस्त चला रहा था, आप उसको भी उतना ही चोट लगा या शायद कम ज्यादा जितना भी है, लेकिन चोट तो दोनों को ही लगी, बाइक तो उसी का डैमेज हुआ भाई, मतलब तो फिर मैं क्या ही सोचूं, अब ये होना तय था। इसके बावजूद भी मेरा शरीर इंटैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा हाथ पैर कट गया, भले छोटा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ हो या कहीं चोट लग गई हो या जो भी कुछ है, एटलीस्ट आपका मतलब ये जो है क्योरेबल है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, पट्टी डाल सकते हो, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद ये सही हो जाएगा। और अभी भी आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर इतना ताकत है कि मैं इससे पूरी तरह से निकल के हील होके एकदम 100% फिट हो सकता हूं या हो सकती हूं। ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, ये आपका मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे हीलिंग हो गया। ओके, ठीक है। इसके ऊपर जब आप ये समझने लगते हो कि जो पूरी चीज या पूरा जो खेल है वो ब्रह्मांड का खेल है, जो भी हो रहा है अनुभव, ये आप आपके ब्लूप्रिंट में लेकर के आए हो कि ये अनुभव आपके लाइफ में होना तय है। और आप ये समझने लगते हो कि जितने भी अनुभव है, चीजें हैं, लोग हैं, परिस्थिति है, वो आपसे अलग नहीं है। इनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा बिल्कुल सेम है। वही तत्व से जो चीज वहां पे बनी है, वही तत्व से हम भी बने हैं। तो वी आर नॉट डिफरेंट, बस हम एक ही चीज हैं। जब इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग होने लगता है और हम फिर ब्लेम करना वहां पे छोड़ देते हैं, हम ये मानने लगते हैं कि ये होना तय था। और ये हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि चलो ये होना तय था, लेकिन इससे बहुत कुछ बड़ा तो नहीं हुआ, सही सलामत हूं, मैं बोल पाता हूँ, सोच पाता हूँ, समझ पाता हूँ, मेरी याददाश्त तो नहीं खो गई, मैं अभी भी, अपने घर वाले हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा देखभाल कर रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मेडिकल फैसिलिटीज़ लेकर के अपने पैर में पट्टी बांध सकूं, मेरे पास मेडिक्लेम है जिससे मुझे पैसा लॉस भी नहीं हुआ, जो मेडिक्लेम भरा था उसी से मेरी सारी इंश्योरेंस भी कवर हो गए, बाइक भी मेरे इंश्योरेंस में कवर होकर रिपेयर होके आ गया, अब क्या ही चाहिए। अब जब आप ये चीज़ को समझने लगते हो कि जो चीज़ आपको अब तक लग रहा था कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही चीज़ आपको पॉजिटिव लगने लगेगी और आपको लगेगा कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो गया, इवन दो इट वॉज एन एक्सीडेंट। सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है
और आप ये मानने लगते हो कि जो भी अनुभव हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। और वो अच्छाई का जब आप परछाई को अपने लाइफ में आते हुए देखते हो, उस फेज को, उस साइड को जब आप देखते हो, तो वो आपका स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग हो जाता है। जब आप चीज़ों को, परिस्थितियों को, लोगों को, इवन जैसे हम बातें कर रहे हैं तो जो हमारे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, वो भी चीज़ें जब हमें सपोर्ट करने लगती है और हम ये मानते हैं कि वो और हम अलग नहीं है, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल वो होता है कि हर चीज़ में हम उस परमात्मा को देखते हैं, महसूस करते हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग हो जाता है। तो हर चीज़ में जब आप चप्पल भी निकाल के रखते हो दरवाजे के बाहर, तो आप बड़े प्यार से उसको निकाल के शेल्फ पे रख देते हो। ये नहीं कि आपने उतार के एक साइड में फेंक दिया उसको। आप इस चीज़ से आप वैसे रख रहे हो जत्न करके कि आपके लिए यही चप्पल है जो आप जब बाहर जाते हो तो कीचड़ से बचाता है, कंकर पत्थर लगने से बचाता है। तो इसका मैं ख्याल रखूंगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा दिन तक चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 4th लेवल की बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ग्रैटिट्यूड ही है एक लेवल, इसीलिए हम ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस जो है सबसे मेन तरीके से हम बोलते हैं कि ये आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट करना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आएगी, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपका करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअल लेवल ऑफ हीलिंग की तैयारी कराता है। साथ ही में आपको ये एहसास दिलाता है एट द फिजिकल लेवल कि जब आप लिख रहे हो उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हो कि हाँ एक्चुअली मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया। आप माइंडफुलनेस में आ जाते हो तो आपके फिजिकल एक्सपीरियंसेस भी बढ़ने लगते हैं। आज तक जो सूरज को आपने खिलते हुए देखा नहीं, मतलब उगते हुए देखा नहीं या डूबते हुए देखा नहीं, अब आप उस चीज़ को कनेक्ट करने लगते हो और आप महसूस करने लगते हो कि आज मेरे बागान में एक गुलाब खिला है। अब तक तो आपके बागान में कई सारे गुलाब खिले होंगे, पर आपने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस शुरू कर दिया तो आप उस चीज पे ध्यान दे रहे हो कि अब तक आपको गरम गरम खाना मम्मी परोस के थाले में दे रही थी, तो आप ऐसे ही टीवी देखते देखते खा रहे थे। अब आप उसका स्वाद का आनंद ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं हर चीज के साथ आप एक कनेक्शन बिल्ड करने लगते हो, और यही कनेक्शन है जो आपको वास्तविकता के साथ जोड़ने लगता है, आपकी रियलिटी को आपके सामने ला करके पेश करता है। तो लाइफ के साथ आपकी कनेक्शन और खूबसूरत हो जाती है, आपका इजी हो जाता है हर चीज़ के साथ आसानी से कनेक्ट करना, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ। तो आप देखोगे कि जो पहला कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़ रहा था भौंकते भौंकते, अब वही कुत्ता आपके पास पूंछ हिलाते हुए पास आकर के आपको चाट रहा है। ये मैंने अनुभव किया है कि 2013 की बात है, जब मैं रोड में जाती थी तो एक बार कुत्ता आ गया था ऑलमोस्ट काटने के लिए, तो मैं काफ़ी डर गई थी। और आज जब मैं चलती हूँ तो वो पास में आते हैं, मुझे सूंघते हैं, मैं उनसे कह देती हूँ कि यार बच्चा मेरे पास कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं करता है, सूंघ के चाट के ऐसे ही चला जाता है, कुछ नहीं करता है। तो जब आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बदलने लगती है पॉजिटिवली, तो जो सेंसिटिव चीज़ें या प्राणी होते हैं, जैसे डॉग्स और कैट्स, एनिमल्स जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो भी आपकी एनर्जीज को समझते हुए आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो बेसिकली आपका जो वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसीज है वो मैच करने लगती है विद द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपकी स्पिरिचुअल लेवल की हीलिंग हो जाती है। इसका जो सबसे आखिरी लेयर है ये हम कहते हैं एथीरियल लेयर, यानी कि ये आपके ऑरा पे काम करता है। दिस इज 5th लेवल ऑफ हीलिंग। दिस इज द 5th लेवल ऑफ हीलिंग। ये हॉलिस्टिक हीलिंग का 5th लेयर होता है, और ये ऑरा के भी अपने 7 लेयर्स होते हैं। ओके, ठीक है, अलग अलग इसके 7 लेयर्स ऑफ ऑरा होते हैं। और इसमें जो हीलिंग होता है, या कोई भी बीमारी है या कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं जा रहा है, तो शरीर में आने के एटलीस्ट 6 महीने पहले ये आपके ऑरा के लेवल पे दिख जाता है। टेस्ट ऐसे कंडक्ट होते हैं आजकल, बहुत आसानी से पता चल जाता है कि आपका ऑरास्कोपिक रिपोर्ट्स बनता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने इमोशन और फीलिंग की जो स्टार्टिंग में बात की थी, आपने यू सेड दैट इट क्रिएट्स अ इमोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऑरा वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेंटल जो आपके थॉट्स है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो आपके इमोशंस है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। यही मिला करके आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। और जितना आप इसको पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, उतना आपका जो ऑरा है वो ग्लो करेगा,
बढ़ेगा, पॉजिटिव होता जाएगा। इस ऑरा के अलग अलग कलर्स होते हैं। कैन वी मेजर दिस ऑरा? बिल्कुल मेजर किया जा सकता है। ऑरास्कोपिक रिपोर्ट्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स आते हैं जिससे ऑरा का मेजरमेंट होता है। माना जाता है कि जो साधु सन्यासी हिमालय में और जंगलों में, गुफाओं में, जो नागा बाबाज होते हैं, जो बर्फ़ की गुफाओं में मेडिटेशन करते हैं, इनका जो ऑरा, इनका सिर्फ काम ही ये होता है कि वो ब्रह्मांड की जो नेगेटिव एनर्जी या ऑरा है इसे अब्जॉर्ब करे और इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करते हुए दोबारा ब्रह्मांड में भेजे। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि एनर्जी जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हम अगर आज के दिन पे रेकी का अगर प्रैक्टिस मानते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, राइट? तो कहाँ से पॉजिटिव रहती है कि लोग तो कितना बुरा सोचते हैं, देयर इज रेप्स एंड गैंगस्टर्स, लूट मार, डकैती, वॉर्स, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रहा है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा फिर पॉजिटिव कैसे हो गई? क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं, ये इनका सिर्फ काम ही ये होता है कि जितने भी नेगेटिव एनर्जीज ब्रह्मांड की है उसे अब्जॉर्ब करो और इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करते हुए अपनी शक्ति से, योगिक शक्ति से इसे दोबारा जब बेचते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इनके पास इतना ताकत होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वही चीज़ करते रहते हैं। सो ये 5th लेवल अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए। यस, और बहुत आसान तरीका है ऑरा को प्रोटेक्ट करने का या क्लीन करने का या क्लेंस करने का। नमक, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है कि आपको कभी भी हैवीनेस लगे, कोई घर में आके आपके पास आधा घंटा बिता के जाता है, आपको लगेगा यार सर में दर्द हो रहा है, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा, जाके मुझे थोड़ा आराम करना है। आपको ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी आपकी ड्रेन हो चुकी है इस इंसान से और मतलब आप किसी से भी बात नहीं कर सकते हो, आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो बेसिकली ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। तो लिटरली आपकी ऊर्जा को वो सक करते हैं। इनका काम ही होता है ये करना कि दूसरों की एनर्जी को सक करके खुद को आप वो और स्ट्रांग बना लेते हैं। तो ये कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं, कभी कभी अनजाने में भी करते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी होती है। तो ऐसा अगर कभी भी आपको महसूस हो तो इमीडिएटली आप अपने घर के चारों तरफ नमक स्प्रिंकल कर दो, ठीक है? आप सुबह में झाड़ू पोछा लगा दो तो वो क्लेंज हो जाएगी आपकी एनर्जी, आपके घर की एनर्जी। आप खुद को ड्रेन्ड महसूस कर रहे हो, आपके आसपास में 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार ऊपर से नीचे, 21 बार आपने घुमा लिया और उसको फ्लश कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल मतलब जो खारा नमक आता है, सी सॉल्ट, जो नॉट जो रिफाइंड वाला आता है वो नहीं, जो खारा नमक आता है उससे आप ये कर सकते हो। नहीं तो आप नहाने वाले पानी में 1 मुट्ठी भर का नमक डाल दिया और आपने गुनगुने पानी में अपने पूरे शरीर को उसी नमक से, पानी से आपने नहा लिया। तो ये एक और खूबसूरत तरीका है अपने आप को, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने का। जब आप ऑरा का प्रोटेक्शन का मैं एक और बहुत ही सिंपल तरीका बता देती हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो या दिन में, मैं कहती हूँ कि सुबह में जैसे ही आप उठते हो तो पहली बार, फिर आप ऑफिस वगैरह के लिए जा रहे हो तो दूसरी बार आप कर सकते हो, शाम को दोबारा आके एक बार नहा धो के, नहाना क्योंकि पानी जो है एक बहुत ब्यूटीफुल क्लेंजर होता है, ये आपके सारी जितने भी नेगेटिव अनवांटेड एनर्जीज है इसे आप निकाल देता है। थकान लगता है, नहा के आओ फ्रेश हो जाते हो। सुबह में उठते हो, आलसपन लगता है, नहा के आओ फ्रेश हो जाते हो। तो पानी के पास ये खूबसूरत एक क्वालिटी होती है कि आपको पूरी तरह से वो क्लेंस कर सकती है अंदर से बाहर। तो आप ताजगी महसूस करते हो जब भी आप पानी की आवाज़ सुनते हो, जैसे आप नदी के पास बैठते हो, समंदर किनारे बैठते हो, जहाँ पे झरना होता है वहाँ पे बैठ जाते हो, तो उस आवाज़ से आपकी हीलिंग हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है आपको वो आवाज़, छन आवाज़ जो पानी का साउंड हीलिंग करते हैं हम लोग। हाँ, तो एक तरह से वो साउंड हीलिंग का भी काम करता है। और पानी अपने आप में एक ऐसा तत्व है जो बहुत आसानी से क्लेंस करता है, ईजिली आपको हर चीज़ की जो नेगेटिव एनर्जी है इसे रिमूव कर देता है। तो जब आपको प्रोटेक्शन करना होता है तो एक तो आप नहा लो नमक डाल करके, तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने में बोलते थे कि समुंदर के पानी में कम से कम 6 महीने में एक बार नहा लेना चाहिए। तो पहले के लोग करते भी थे। अब वो ऑप्शन नहीं है तो कम से कम आप अपने बकेट के पानी में ही नमक थोड़ा डाल करके नहा लो। फिर एक और जो खूबसूरत वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर ऑरा है, इसके लिए हम घर से बाहर निकलते वक्त अपने चारों तरफ ऐसे इमेजिन करें कि जैसे कि एक गोल्डन वाइट एनर्जी है जो ब्रह्मांड से आ रही है और आपके चारों तरफ एक बॉल
इसे हम बबल टेक्निक कहते हैं, एक प्रोटेक्शन लेयर बना देती है, चारों तरफ से आपको कवर कर रही है। और आपके कोई भी इष्ट देवता है, या हनुमान जी है, या शिव जी है, या गणेश जी हैं, ये तीनों भी बहुत फियर्स प्रोटेक्टर्स होते हैं, आपके साथ हमेशा रक्षक बन के खड़े रहते हैं। तो इनका आप नाम या कोई भी जाप कर लो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, या ओम गम गणपते नमः, आप इस तरह का जाप कर सकते हो। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का मंत्र, ये आप कर लीजिए 11 बार 21 बार, और आप ऐसे महसूस कीजिए कि उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है और आप फिर वो आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट करे। इस तरह का आपने पूरी तरह से विजुअलाइज कर लिया कि वो गोल्डन वाइट एनर्जी आपके चारों तरफ है, और फिर आप बाहर जाइए तो आप देखोगे कि आपके अंदर की जो अनवांटेड एनर्जीज है वो निकल रही है, और बाहर की जो अनवांटेड एनर्जीज है वो कभी भी वो लेयर के थ्रू से फिल्टर होके आपके पास नहीं आ रही। आप हमेशा ही ऐसे परिस्थितियों को, लोगों को आप दूर ही रखोगे, मतलब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगी ही नहीं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होते हुए महसूस करोगे। तो ये आपका एथरिक लेवल ऑफ हीलिंग होता है, जिसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आपके सोच को, आपकी समझ को, आपके प्रेजेंस को बहुत ही लो लेवल पर ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग हम कहते हैं ना कि जितना आप हम्बल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है, कि आपने बहुत कुछ पा लिया या आपने बहुत कुछ सीख लिया। जो अहम से अपना सर उठाता है, कहीं ना कहीं उसकी मार चोट तो लगती है, उसे गिरना ही होता है। लेकिन जिस जगह पे एक ठहराव होता है, गहराई होती है, वहाँ पे पानी रुकता है। तो मेरी नानी बचपन में कहा करती थी कि जहाँ पे ठहराव है, लो लेवल है, वहाँ पे पानी हमेशा रुकती है। तो अगर आपको प्यास लगी है तो ठहराव, ग्राउंडेड रहना सीख लो। बी हम्बल, बी काइंड, बी कर्टियस, तो आपको मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा दिखावा करोगे कि मुझे ये आता है, मैंने ये किया है, मैंने ये हासिल किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तो लोग आपसे थोड़ा दूर ही रहेंगे। अगर आपको चीज़ों की, लोगों की, मदद की, अच्छाइयों की ज़रूरत है आपके लाइफ में, तो आपको भी उसी तरीके से ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग, क्योंकि आप वैसे भी हर चीज़ तो सीख ही नहीं पाओगे। एक और जो चीज़ मेरे नाना जी ने मुझे सिखाया था कि जो हमने सीखा है वो मुट्ठी भर का है। जो हमने सीखा है वो मुट्ठी भर का है, और जो हमें सीखना बाकी है वो विशाल है, गहरा है, बिल्कुल समंदर की तरह। जितना आप गोता लगाओगे ना, उतना ही गहरा वो जाता आएगा, चलता जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द एंड, आई वुड लाइक यू टू रिकमेंड आवर लिसनर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, यहाँ तक जिन्होंने सुना है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सब लोग प्रॉब्लम की अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हैं। कोई बिगनर है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेल रहा है, राइट? सो कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे पाथ, या कुछ बुक्स, या कुछ सेल्फ हेल्प चीज़ें, हो सकता है कुछ वो मेडिटेशन टेक्निक हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें फ्रॉम योर साइड दैट कैन बेनिफिट आवर लिसनर्स। 2-3 चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्मेशंस जो आपके लिए स्पेशली क्यूरेटेड हो, मतलब आप अपना एफर्मेशंस खुद ही बना सकते हो जिस भी एरिया में आपको कोई सक्सेस की ज़रूरत है। जैसे कि आप रिलेशनशिप में हील करना चाहते हो, एक हाथ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप इस तरह के एफर्मेशंस देख रहे हो कि मेरे लाइफ पे जितने भी लोग मुझसे मिल रहे हैं वो मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हुए, वो अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए हमारा रिश्ता एक दूसरे के लिए फ्रूटफुल होते जा रहा है। हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे कि ये आपके प्रेजेंट में ऑलरेडी हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इस एफर्मेशंस को अपने लिए क्यूरेट करेंगे, जो भी आपके लिए बनता है। ये जैसे रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया, इसी तरह से आप हेल्थ के लिए अगर आप एफर्मेशन ले रहे हो, समझो आप बीमार हो या बहुत क्रॉनिक बीमारी से आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, तो अब आप ये कहोगे कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, जो भी मैं एक्टिविटीज़, खाना या फिज़िकल एक्शंस ले रही हूँ वो मेरे हेल्थ को दिन ब दिन इतना ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहा है कि मैं अपने अंदर की ताकत को बढ़ते हुए महसूस कर पा रही हूँ, और मैं बहुत जल्द जो है एक कोई ट्रैक पे जाने वाली हूँ, या जो भी आपका है हॉलिडे में जाने वाली हूँ, या अपने बच्चे के साथ खेलते हुए, या स्पोर्ट्स में मैं भाग ले रही हूँ, उसके साथ फुटबॉल खेल रही हूँ। इस तरह का आप कोई एफर्मेशंस अपने लिए जो स्पेसिफिक होगा, इस तरह से आप क्यूरेट कर सकते हो। तो ये एफर्मेशंस हो गया। तो तीसरा है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें होती है, इसको आप कैसे हटा सकते हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल होता है जर्नलिंग का काम। आप एनालिसिस कर लो
कि कोई भी सिचुएशन आपके लिए आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप जर्नल कर लो कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर रहा है, क्या चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आप ये लिख लो कि इस परिस्थिति में आपके कंट्रोल में क्या है, कि आप क्या उसमें बदलाव ला सकते हो या चेंजेस ला सकते हो जो आपके वश में है, मतलब आप जो कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी में क्या है। और आप जब वो समझ लेते हो तो जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है वो तो वैसे भी रूल आउट हो जाता है, आप कैंसिल कर दो उस चीज़ को। फिर आपके पास जो लिस्ट है जिसमें आप जो चीज़ें कर सकते हो वो चेंजेस को आप धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, ताकि आप देखोगे कि धीरे धीरे ही सही वो चेंजेस आपके लाइफ में बन रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है कि कुछ वक्त अपने आप के लिए और अपने परिवार वालों के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है और ज़रूरी है, ऐसे रिश्तों के साथ आपको वक्त बिताना ज़रूरी है। तो शुरुआत होता है अपने आप के साथ का वक्त और उसके बाद अपने अपनों के साथ का वक्त। तो इसमें आप अपना पैशन, जैसे आपको गाना गाना बहुत पसंद है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, कोई आर्ट वर्क करना पसंद है, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो इसे आप ज़रूर परस्यू करें। कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटा आप इसे ज़रूर परस्यू करें, तो वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव लाएगा। साथ ही में आप अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर के कोई गेम्स खेल लिया, कोई एक वीकेंड में पिकनिक बिता लिया, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, साथ में मिलके खाना खा लिया। दिन का कोई भी एक मील आपने मिल करके साथ में एक ही टेबल पे बिना मोबाइल के एक साथ कॉन्वर्जेशन के साथ आपने खा लिया, तो ये आपके आसपास के जो चीज़ें हैं, आपका एक्सपीरियंसेस है, इसका अनुभव को और बहुत ज़्यादा गहरा और बेहतर बना सकता है। तो ये कुछ टिप्स है हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड सच में बहुत ही अमेजिंग कन्वर्सेशन थी एंड आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन। सो हैव आई थिंक आपने जितना सीखा है शायद मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू आवर लिसनर्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट सुना है, सो इफ़ यू हैव गॉट सम वैल्यू फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, डू लाइक एंड शेयर this one, and thanks for listening. Bye bye.